नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू जिला न्यायालय द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इंकार किए जाने के बाद कांग्रेस नेतृत्व को बड़ी राहत मिली है। इस फैसले के समर्थन और केंद्र सरकार के विरोध में राजधानी भोपाल में बुधवार को कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में सड़क पर उतर आए। कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी कार्यालय का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक लिया। बीजेपी कार्यालय के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया था और जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई थी। प्रदर्शन के दौरान जैसे ही कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ने लगे, पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई जब पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के इशारे पर कार्यकर्ताओं ने एक बस को घेर लिया, जिससे कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की, लेकिन न मानने पर कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि ईडी के जरिए विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है और नेशनल हेराल्ड मामला पूरी तरह राजनीतिक प्रतिशोध का हिस्सा है। वहीं पुलिस प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई जरूरी थी। प्रदर्शन और गिरफ्तारी के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश देखने को मिला। राजधानी में कुछ समय तक तनावपूर्ण माहौल बना रहा, हालांकि बाद में स्थिति नियंत्रण में आ गई। देखिए, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी वो 2014 से लेकर 2021 तक नेशनल हेराल्ड कांड में जांच की थी और ईडी ने साफ साफ कहा था कि इसमें कोई मुकदमा नहीं बनता। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के कहने पर एफआईआर की गई। इसके बाद में कोर्ट में केस चला, कोर्ट ने भी कल उनको क्लीन चिट दे दी कि इसमें कोई मुकदमा नहीं बनता। तो ये सब इशारे पे हुआ नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के इशारे पर। तो लेकिन ये कहां से कंट्रोल होती, पूरी भाजपा कार्यालय से कंट्रोल होती। तो आज हम माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में बीसीसी कार्यालय से भाजपा कार्यालय घेरने के लिए गए थे शांतिपूर्वक तरीके से, लेकिन बीच में बैरिकेड लगा के रोक दिया। हमारे ऊपर वाटर कैनन का उपयोग किया, लाठीचार्ज किया गया और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को गिरफ्तार करके ले गए पूरे साथियों के साथ में। और हम इसकी निंदा करते हैं। अगर कोई सिगरेट नहीं छोड़ा तो हम यहाँ पर और बड़ा आंदोलन करेंगे। गिरफ्तारी पार्टी के जो प्रभारी हैं वो ध्यान दें, जिन बसों में लोग बैठ गए हैं उनको रवाना करिए आगे को। केवल पहले 2G, 4G, बोफोर्स, कोयला सब बदनाम किया। अदालत में बीजेपी की सरकार औंधे मुंह गिरी, नरेंद्र मोदी की सरकार औंधे मुंह गिरी। अब ईडी का सहारा लेकर देश के लोकतंत्र को खोखला कर दिया। कई अपराधी नेताओं को बीजेपी ज्वाइन करा ली। अब राहुल जी और इंदिरा जी, सोनिया जी को लेकर जो बदनामी की, उसका करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार पर अदालत ने दिया है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी का कार्यालय घेरने चाह रही थी कि देश को जो बोला वो किया नहीं और उल्टा देश को बेच दिया अपने अडानी और अंबानी को, और उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी को बदनाम करना, पार्टी प्रभारी आगे विपक्ष के नेताओं करना। कांग्रेस इसके खिलाफ बीजेपी के कार्यालय को घेरने जा रही थी। इसकी आक्रमणता पुलिस को आगे करने की, आंसू गैस चलाने की, वाटर कैनन चलाने की, डंडे मारने की और गिरफ्तार करने की, ये बीजेपी का असली चेहरा है। प्रदेशवासियों जागो, देखो, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारी आवाज को नहीं दबा सकती तो वो गिरफ्तार करके पुलिस को आगे कर देती है और पुलिस हमसे लड़े ये नहीं कर सकती। पुलिस पानी की बौछारें करती है और डंडे चलाती है। सरकार नाकामयाब है, स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, सरकारें बीजेपी की नाकामयाब है, गूंगी बहरी सरकार। बिल्कुल परसों भी महिला तरीके से मुद्दा उठाएंगे और हर गलत परसों हम महिला कांग्रेस से प्रदर्शन करेंगे, विजय शाह जी के घर का घेराव करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने लाडली बहना को धमकी दी है उसका विरोध पूरे प्रदेश भर में हो रहा है और परसों हम पूरे मध्य प्रदेश की महिला आके उनके घर का घेराव करेंगे। इस तरह का ये छल करते हैं, ये आपको उनकी आचार से दिख रहा है, उनकी वाणी से दिख रहा है, उनके जो चाल चरित्र है उनसे दिख रहा है कि उनकी किस प्रकार की कार्यशैली है। और महिलाओं को सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करती है बीजेपी सरकार, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, देश हो, चाहे वो दिल्ली हो। हमें वहीं छतरपुर के देवगांव प्राथमिक पाठशाला में मंगलवार को बच्चों और अभिभावकों के लिए मुश्किल भरा दिन रहा। शिक्षक निर्धारित समय तक स्कूल नहीं पहुंचे, जिससे विद्यालय के मुख्य द्वार पर ताला लटका रहा और बच्चे घंटों इंतजार करते रहे। लंबे समय तक इंतजार के बाद बच्चे निराश होकर अपने अपने घर लौट गए। शिक्षक की अनुपस्थिति के कारण पूरा विद्यालय दिन भर बंद रहा और मध्याह्न भोजन योजना यानी कि MDM के तहत तैयार भोजन भी बच्चों तक नहीं पहुंच सका। जानकारी के अनुसार तैयार भोजन जानवरों को दे दिया गया। इस घटना की जानकारी शिक्षा विभाग को मिलते ही हड़कंप मच गया। राजनगर BRC
अतुल चतुर्वेदी ने मामले का संज्ञान लेते हुए लापरवाह शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया और जवाब तलब किया। इस घटना ने बच्चों की पढ़ाई और पोषण पर सीधा असर डाला और प्रशासन की सख्त कार्रवाई की जरूरत को उजागर किया। वहीं धमतरी में पहली बार फार्मासिस्टों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जहां उन्हें नियम, कानूनों और नई दवाइयों सहित विभिन्न तरह की जानकारी दी गई। इस कार्यशाला में जिले भर के फार्मासिस्ट बड़ी संख्या में शामिल हुए। बता दें कि छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा आज रविवार को धमतरी के हरदीहा साहू समाज भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अध्यक्ष अरुण मिश्रा पहुंच गए थे। तो कार्यशाला में फार्मासिस्टों को फार्मेसी के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही जो पुराने लोग हैं उन्हें नई चीज़ों और जो नए लोग हैं उन्हें पुरानी चीज़ों की जानकारी दी गई। धमतरी मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश साहू ने कहा कि इस कार्यशाला से कार्य करने की पद्धति में एक नया सुधार के लिए कारगर ये साबित होगा, जहां उन्हें फार्मेसी से जुड़ी हुई बारीकियों के बारे में बताया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में कार्यशाला आयोजन करने का एक उद्देश्य बनाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि कार्यशाला के माध्यम से जो हमारे छत्तीसगढ़ के जितने भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट सभी अलग अलग प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग दवाई दुकान में काम कर रहे हैं, कुछ दवा व्यवसायी हैं, कुछ जो है शासकीय क्षेत्र में अस्पतालों में काम कर रहे हैं फार्मासिस्ट के रूप में, कुछ एमआरशिप में काम कर रहे हैं। सबका एक अपना एक अनुभव होता है अलग अलग। और जिस हिसाब से समय के साथ नियम कानून में बदलाव होते जा रहे हैं, दवाइयाँ भी नई आती जा रही है, एक अलग अलग जो बदलाव आ रहा है, इसका कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जो हमारे अलग अलग विषय में जो वक्ता आते हैं यहाँ, वो सभी फार्मासिस्टों को इस विषय में उनके ज्ञान उन्नयन के लिए अपनी बात रखते हैं, ताकि उनको भी जो नए लोग हैं उनको पुरानी चीज़ों के बारे में, जो पुराने हैं उनको जो नया चीज़ अपडेशन अभी जो हो रहा है उसके बारे में जानकारी दे सकें। यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। नशे का कारोबार भी बढ़ते जा रहा है सर, उसके रोकथाम के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है? जी, नशे का रोकथाम नशे का जो अभी बढ़ रहा है, तो क्या है कि इसका मेन उद्देश्य नशे के मामले में क्या होता है कि इस पर ड्रग जो विभाग है हमारा, जो हमारे हर ज़िले में डीसी बैठे होते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स बैठे होते हैं, ये उनके हाथ में उसका कंट्रोल पावर होता है। और इसका समय समय में जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, जो मेडिकल है, वो नशे का व्यापार लगभग यहाँ पे शून्य कहा जा सकता है, क्योंकि हमारे ऊपर जो शासन, जो भी दवा व्यवसायी हैं उनके ऊपर में शासन की एक गहरी नज़र होती है। हर ज़िले में उनके अधिकारी बैठे होते हैं जो हमेशा समय समय पे जांच करते हैं। और कुछ जो होता है दूसरे राज्यों के माध्यम से भी कुछ असामाजिक तत्वों के लोग होते हैं जो नशे का कारोबार ये फैलाते हैं ब्लैक में। समय में अगर उनको जानकारी, हम सब जितने भी फार्मासिस्ट हैं जो मेडिकल व्यवसायी हैं, ये अपने ज़िले के अधिकारियों को इस विषय में अवगत भी कराते हैं समय में, ताकि उसके रोकथाम को रोका जा सके। देखा जाए तो फार्मासिस्ट साथियों का इसको रोकने के विषय में एक अहम योगदान होता है। एक आता कहाँ से सर ड्रग्स? जो नशीली दवाएं, अब नशीली दवाओं के सोर्स जैसे देखिए कि अभी हाल ही में एक जांच हुआ था छत्तीसगढ़ में, आप देखे थे कि डुप्लीकेट दवाई मिली थी। तो जो कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो इस तरीके से काम करते हैं, जिससे लोगों को अपना नुकसान पहुँचे, और ये चीज़ गलत भावना से उनका काम होता है, खुद को लाभ पहुँचाने के लिए ऐसा काम करते हैं। तो अब इसके सोर्सेस तो एकदम कुछ कहा नहीं जा सकता कि यह कहाँ से आता है, लेकिन ये गलत है। आज स्टेट फार्मेसी काउंसिल द्वारा धमतरी ज़िले में जितने भी पंजीकृत फार्मासिस्ट हैं उनका एक दिवसीय कार्यशाला रखा गया है। इस कार्यशाला में फार्मेसी स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष आदरणीय अरुण मिश्रा जी, उपाध्यक्ष राहुल तिवारी जी और प्रमुख वक्ता के रूप में आदरणीय अविनाश अग्रवाल जी, संजय राजपूत जी, चंद्रकांत साहू जी हमारे बीच हमारे फार्मासिस्टों को ज्ञान और फार्मेसी के बारे में उनकी पूरी जानकारी हमारे फार्मासिस्टों को दी जा रही है। यह कार्यशाला निश्चित ही हमारे फार्मासिस्ट भाइयों के लिए उनके कार्य करने की पद्धति प्रणाली में एक नया सुधार और नया मोड़ लाएगा। यह जो पुराने फार्मासिस्ट हैं उनको नए चीज़ की जानकारी मिलेगी, और जो नए फार्मासिस्ट हैं उनको पुराने जो बीते हुए हैं उनकी जानकारी हमारे कार्यशाला के द्वारा दिया जा रहा है। और यह उनके जीवन के लिए बहुत बढ़िया और अच्छा सुनहरा अवसर है। और धमतरी के लिए सौभाग्य की बात है कि यह आयोजन धमतरी में पहली बार हो रहा है।
इसके लिए हम स्टेट फार्मेसी काउंसिल को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं। और ज़िले से आए भर जितने भी फार्मासिस्ट भाई लोग हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं। जिले में कितने हैं भैया फार्मासिस्ट? धमतरी ज़िले में लगभग 1200 फार्मासिस्ट पंजीकृत हैं, उसमें से कम यहाँ पर 600 लोग उपस्थित हुए हैं। यह बहुत बढ़िया उपलब्धि है धमतरी ज़िले के लिए कि उन्होंने एक जागरूक फार्मासिस्ट होने के नाते धमतरी में एक दिवसीय कार्यशाला में अपना सहभागिता प्रदान की। तो भारत सरकार की पहल लखपति दीदी योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए शुरू की गई है। इस योजना के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण, तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि वो सालाना 1 लाख या उससे अधिक की आय अर्जित कर सकें। गरियाबंद जिले के छुरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत सरकड़ा की महिलाओं ने इस योजना का पूरा लाभ उठाते हुए विभिन्न व्यवसायों में कदम रखा है। इन महिलाओं ने हरी सब्जी की खेती, किराना और फैंसी स्टोर संचालन, भवन निर्माण सामग्री व ईंट निर्माण जैसे व्यवसायों से सालाना लाखों रुपए की आमदनी शुरू कर दी है और आज वो पूरी तरह आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। लखपति दीदी नर्मदा निषाद ने बताया कि उन्होंने पहले सिलाई मशीन से कमाई शुरू की, फिर किराना दुकान खोली और अब ईंट निर्माण से व्यवसाय बढ़ाकर सालाना 1.5 लाख रुपए तक की कमाई कर रही हैं। वो लोन लेकर अपने रोजगार का विस्तार कर रही हैं और आज अपने परिवार का भरण पोषण खुद कर रही हैं। लीना साहू ने जय मां लक्ष्मी समूह के माध्यम से लोन लेकर घर में फैंसी स्टोर और किराना दुकान शुरू की। साथ ही कृषि कार्य और सरकारी योजनाओं जैसे कृषि मित्र, महतारी वंदन, किसान सम्मान निधि से सालाना 1.5 लाख रुपए कमाकर उन्होंने खुद को और परिवार को आत्मनिर्भर बनाया है। राजधानी समूह की फुलेश्वरी निषाद ने हरी सब्जी और धान की खेती कर लखपति दीदी बन चुकी हैं और उन्होंने बताया कि 12 महीने लगातार उत्पादन कर बाजार में बेचकर वो सालाना 1 लाख रुपए तक कमाती हैं और परिवार का जीवन यापन सफलतापूर्वक कर रही हैं। झरना साहू क्लस्टर समन्वयक ने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाएं सृजनात्मक रूप से छोटे व्यवसाय चलाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत वो कृषि और अन्य रोजमर्रा के व्यवसायों से आमदनी कर रही हैं, सरकारी सहायता का लाभ ले रही हैं और अब अपने पैरों पर खड़ी होकर अपने परिवार का भरण पोषण कर रही हैं। इस तरह लखपति दीदी योजना न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है बल्कि उनके परिवार और समाज में भी सकारात्मक बदलाव ला रही है। और साथ साथ आजीविका भी कार्य करत हूँ, कृषि कार्य और सब्जी बाड़ी के कार्य भी करत हूँ, जेमे मोला टोटल आय 1 लाख तक बन जाते। और एकर लिए माननीय मोदी जी ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहत हूँ कि हम सब महिला मन ला आगे बढ़ाए बर ये बिहान योजना ललई से कम ब्याज में ऋण दी से ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने गांव में कृषि के मित्र के रूप में चयन हुई हूँ। 2018 से मैं कृषि मित्र का काम कर रही हूँ, जिससे मेरे को 1910 रुपये प्राप्त होता है महीने का। और साथ में मैं अपना आजीविका डाली हूँ दुकान किराना फैंसी का, जिससे मेरे को मंथली 9 से 10 हज़ार इनकम मेरे बन जाता है। साथ में मैं महतारी वंदन 1000 रुपये मुझे प्राप्त होता है और कृषि से भी मेरा आय है, जिससे मैं 1 से 1.5 लाख रुपए का मेरा इनकम सालाना है। तो मैं माननीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो मुझे इस बिहान योजना में जोड़ने के लिए और महिलाओं को इतना आत्मनिर्भर बनाने के लिए धन्यवाद। दीदी का उद्देश्य है कि जितने भी हमारे बिहान समूह में महिला दीदी जुड़े हैं उनके परिवार का सालाना आय 1 लाख हो। सालाना आय के अंतर्गत जैसे कि उनके कृषि कार्य से संबंधित आय है और महतारी वंदन से आय है, पीएम किसान सम्मान निधि से आय है, साथ ही साथ बिहान से ऋण लेकर हमारे समूह सदस्य के द्वारा जो भी आजीविका गतिविधि का कार्य किया जा रहा है, जैसे किराना दुकान, फैंसी स्टोर, ब्यूटी पार्लर और हो गया मोबाइल रिपेयरिंग, ट्रांसपोर्टिंग का जो भी कार्य महिला दीदी के द्वारा उनके परिवार के द्वारा किया जा रहा है, वो सभी कार्य से जितना भी आमदनी मिलता है उनका आमदनी सालाना 1 लाख हो, वो सभी लखपति की श्रेणी में आएगा। लखपति का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। आपका नाम क्या? मेरा नाम झरना साहू, क्षेत्रीय समन्वयक, जनपद पंचायत छुरा। मैं यहाँ समूह में जुड़ के मतलब आ रहे पैसा से लेकर मैं यहाँ सिलाई
कार्य करे हूँ। सिलाई कार्य से बोल अच्छा आमदनी हुई से। ओकर बाद में यहाँ दूसरा बार ऋण ले हूँ एमसीपी के माध्यम से। ओमे में यहाँ छोटे से किराना दुकान डाले हूँ, साथ में फैंसी सामान भी डाले हूँ। ओकर से मोला अच्छा से आमदनी हुई से तब यहाँ 50,000 ऋण लेके अपन घर के खेत में मतलब यहाँ ईंट निर्माण करवा हूँ। ईंट निर्माण करवा हूँ तो घर से मोला 20,000 बना हूँ। 20,000 से मोला भी बेचे के बाद मोला अच्छा से फायदा हुई से। तो मैं वैसे ही सिलसिलावार हर साल मतलब ईंट निर्माण के कार्य करत हूँ। ओकर से मोला बहुत ही अच्छा आमदनी होथे। मैं सालाना कम से कम सीजन में 1.5 लाख रुपया में यहाँ आमदनी कमा चुकी हूँ। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ले बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जे महिला मन ला स्वावलंबी बनाए बर ये बिहार योजना ला चालू करी से और हम महिला मन ला कम ब्याज दर में पैसा दिलात ओकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वहीं गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र के ग्राम कारचिया में बुधवार की सुबह एक दुखद घटना ने गांव को स्तब्ध कर दिया। तेल नदी में एक नवजात बच्ची का शव तैरता हुआ पाया गया, जिससे आसपास के ग्रामीणों में भारी हलचल मच गई। जानकारी के मुताबिक सुबह कुछ बच्चे नदी में नहाने गए थे और तभी उनकी नज़र पानी में तैरते नवजात के शव पर पड़ी। बच्चों ने तुरंत गांव लौटकर बड़ों को सूचित किया। घटना की खबर फैलते ही ग्रामीणों की बड़ी संख्या नदी के तट पर इकट्ठा हो गई और सभी हृदय विदारक दृश्य देखकर चौंक गए। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही तुरंत कार्रवाई की। देवभोग पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, पंचनामा तैयार किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्रामीण इस घटना को मानवता के लिए शर्मनाक बता रहे हैं और इसे लेकर चर्चा और आक्रोश फैल गया है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और शव मिलने के कारणों की विस्तृत छानबीन की जा रही है। उधर कमला नगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि थाने के पीछे बापू नगर में कुछ लोग अवैध रूप से छुरी तलवार बनाने व बेचने का काम करते हैं। पुलिस ने सूचना पर थाना प्रभारी निरीक्षक निरूपा पांडे द्वारा थाने की अलग अलग 4 टीम गठित कर बापू भुग्गी, आपको बता दें कि झुग्गियों में संदिग्ध रूप से काम हथियार बेचने व बनाने का किया जा रहा था और झुग्गियों में पृथक आपको बता दें कि तलाशी ली गई तो अलग अलग टीमों को भारी मात्रा में छुरी तलवार सहित 75 छुरियाँ, 4 तलवार और 79 और हथियार भी बरामद हुए। तो आरोपियों की बात करें तो दुर्गेश विश्वकर्मा व चंदन विश्वकर्मा के घर से ये हथियार बरामद हुए हैं और पुलिस इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उधर मध्य प्रदेश के दतिया जिले के कस्बा बसई में एक नाली के विवाद ने जन सुनवाई के दौरान सुर्खियां बटोरी। कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पटवारी को निलंबित कर दिया और स्पष्ट संदेश दिया कि कोई भी पटवारी सिर्फ नेताओं के काम के लिए काम नहीं कर सकता। मामला कुछ इस तरह का है कि बसई कस्बे में सड़क के चबूतरे को बढ़ाने के प्रयास में किसी व्यक्ति ने नाली को अवरुद्ध कर दिया था। ये व्यक्ति भाजपा का नेता है और शिकायत कलेक्टर तक पहुंच गई। पहले ही एसडीओपी विनायक शुक्ला ने जांच पूरी की थी, लेकिन पटवारी सत्येंद्र शर्मा ने कलेक्टर के आदेशों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। जन सुनवाई के दौरान ये मुद्दा फिर सामने आया। कलेक्टर ने पटवारी को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि नेतागिरी नहीं चलेगी और जो कर्मचारी केवल नेताओं के काम में लगे रहेंगे उन्हें कोई संरक्षण नहीं मिलेगा। ये कार्रवाई प्रशासन की जनता के हित और पारदर्शिता के प्रति गंभीर रूप दर्शाती है। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के सहारा सिटी इलाके में एक तेंदुआ वन क्षेत्र से शहरी क्षेत्र में प्रवेश कर गया और अब वन विभाग ने उसे पिंजरे में सुरक्षित रूप से पकड़ लिया है। ये तेंदुआ लगभग 5 से 6 वर्ष का बताया जा रहा है। डॉक्टरों की जांच और आवश्यक मेडिकल परीक्षण के बाद इसे फिर से सुरक्षित वन क्षेत्र में छोड़ दिया जाएगा। पिछले कुछ दिनों ने इस इलाके में एक तेंदुए का वीडियो कैमरे में कैद हुआ था जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था। इसके बाद वन विभाग ने इलाके में बड़े पिंजरे लगाकर निगरानी बढ़ा दी थी। मंगलवार देर रात इसी कार्रवाई का नतीजा ये हुआ कि एक नर तेंदुआ पिंजरे में कैद हो गया। वन विभाग के डीएफओ प्रदीप मिश्रा ने बताया कि ये कदम तेंदुओं और अन्य वन्य जीवों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ स्थानीय लोगों की सुरक्षा के लिए भी उठाया गया है। तो इंदौर और आसपास के क्षेत्र लगातार वन्य जीवन और मानव बस्तियों के बीच संपर्क बढ़ाने के कारण ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश को टाइगर और लेपर्ड स्टेट कहा जाता है, इसलिए वन विभाग थर्मल ड्रोन और अन्य आधुनिक तकनीकों से वन्य जीवों पर निगरानी रखता है। इसके साथ ही लोगों को सतर्क रहने और वन्य जीवों के प्रति जागरूक रहने की सलाह दी जा रही है। ऐसे प्रयासों से मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करने और दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। इंदौर में सहारा सिटी रहवासी क्षेत्र है और कॉलोनी है बेसिकली, और ये देव गुड़ारिया जो वन क्षेत्र लगता है उसके बहुत समीप है, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पड़ता है। वहाँ पे रहवासियों के द्वारा बार बार बताया जा रहा था कि यहाँ तेंदुए का लगातार मूवमेंट है। हम लोगों ने उसका निरीक्षण किया उस क्षेत्र में, पेट्रोलिंग की, पता किया, तेंदुए के साक्ष्य मिले। उसके बाद हम लोगों ने पिंजरा इंस्टॉल किया ताकि उनके भय को दूर किया जा सके
और संयोग से आज रात में तेंदुआ उसमें फंस गया और तेंदुआ लगभग 5 से 6 वर्ष का है, मेल तेंदुआ है और अब आगे उसको मेडिकल परीक्षण करके उसको जंगलों में छोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। कितनी एज सर बताइए आपने? एज लगभग 5 से 6 साल का है, मेल तेंदुआ है। इस विषय में एक बात मैं और कहना चाहूँगा, चूँकि रहवासी क्षेत्र में ये घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसका मुख्य कारण ये है कि विगत कई वर्षों में मध्य प्रदेश वन विभाग ने और लोगों ने मिलकर वन प्राणियों के संरक्षण में बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया गया है, जिससे मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट, लेपर्ड स्टेट बन चुका है। और इसके प्रिकॉशन के लिए हम लोग थर्मल ड्रोन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी एक सप्ताह पूर्व हमने एक्सरसाइज किया था जो अर्ली वार्निंग सिस्टम की तरह काम करेगा। कोई भी तेंदुए का मूवमेंट होगा तो हम लोग पहले से लोगों को बता देंगे। साथ में हम लोग ढेर सारे कैमरा ट्रैप भी इंस्टॉल कर रहे हैं ताकि हम लोग पहले से ही मॉनिटरिंग करके जान जाए तेंदुए का मूवमेंट कहाँ है और लोगों को हम लोग सचेत कर पाएँ। तो ये एक ऐसा सिस्टम होगा जिसमें कोएक्सिस्टेंस बेहतर रहेगा ह्यूमन्स का और वाइल्ड लाइफ का। सर ये तेंदुआ कितने दिन से मूवमेंट था इसका और इसकी कंडीशन क्या है, अभी कहाँ? ये तेंदुआ एकदम स्वस्थ है और ये भी भेजा गया है जू पर मेडिकल परीक्षण के लिए। प्रोटोकॉल होता है, उसके बाद उसे छोड़ते हैं और इसका मूवमेंट लगातार रिपोर्ट हो रहा था। इसके पहले भी एक हफ्ता पहले इसका रिपोर्ट हुआ था, उसके बाद भी हम उस पर नज़र बनाए हुए थे। चूँकि रहवासी संघ द्वारा बार बार इसको रेस्क्यू करने की बात की जा रही थी, अंततः हम लोग को रेस्क्यू करना पड़ा। किसी को नुकसान पहुंचा है, कोई इंसान या जानवर को? किसी प्रकार के जानवर को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन ये जरूर रिपोर्टेड है कि उस क्षेत्र में जितने भी डॉग्स हैं, फेरल डॉग्स हैं, उनको जरूर ये शिकार बनाता हुआ है और यही रीज़न है कि रहवासी क्षेत्र में ये तेंदुए का मूवमेंट बना रहता है। अभी इसकी कंडीशन ठीक है? बिल्कुल, ये स्वस्थ है और रेस्क्यू का रिजल्ट ये नहीं था कि तेंदुए को कोई प्रॉब्लम थी। रेस्क्यू इसलिए किया गया था कि रहवासी संघ के लोग बहुत भयभीत थे, उनके भय को कंटेन करने के लिए रेस्क्यू किया गया। कहाँ छुड़वाएंगे? अभी मेडिकल परीक्षण ऑलमोस्ट का कंप्लीट होने जा रहा है। इसके बाद हम लोग किसी अच्छे जंगल क्षेत्र में। वहीं 11वें खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के पहले दिन की शाम खास रही, जब पद्म भूषण से सम्मानित फिल्म अभिनेता और निर्देशक अनुपम खेर कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्हें भारत गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अनुपम खेर ने अपने जीवन के कुछ यादगार पल साझा किए, खासकर वो पल जो उन्होंने राजा बुंदेला के साथ बिताए। इस दौरान अनुपम खेर ने लगभग 40 से 45 साल पहले राजा बुंदेला से लिए गए 80 रुपये का मज़ेदार किस्सा भी सुनाया। उन्होंने बताया कि राशि उन्होंने अब तक नहीं चुकाई थी और आज वो इसे चुका देंगे। जैसे ही उन्होंने अपनी पैंट की जेब में हाथ डाला, पहले वहाँ से 100 रुपये निकले और फिर दूसरी कोशिश में 500 रुपये बाहर आए। अनुपम खेर ने ये राशि सीधे खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के मंच पर राजा बुंदेला को अर्पित की। इसके अलावा अनुपम खेर ने KIFF का समर्थन करने और फिल्म महोत्सव की सफलता में योगदान देने की बात भी साझा की। इस पर राजा बुंदेला ने उनसे फिल्म महोत्सव के ब्रांड एम्बेसडर बनने का अनुरोध किया, जिससे कार्यक्रम की गरिमा और उत्साह दोनों बढ़ गए। वहीं रीवा जिले में शिक्षा विभाग से जुड़े एक गंभीर मामले ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। सगरा थाना क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल लोआ कोठार में पढ़ने वाली 7वीं कक्षा की छात्रा के साथ शिक्षक के मारपीट किए जाने का आरोप सामने आया है। घटना में कहा जा रहा है कि शिक्षक ने छात्रा को जूते से मारा और जाति सूचक शब्द भी कहे, जिससे न केवल छात्रा बल्कि स्कूल का माहौल भी प्रभावित हुआ। घटना के बाद छात्रा के परिजन नाराज हो गए और उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। परिजनों ने इस मामले की शिकायत सगरा थाने में भी दर्ज कराई है। आरोप है कि छात्रा ठंड के कारण बाहर बैठी थी और गीली जमीन पर डबल टाट बिछाकर बैठ गई थी। इसी दौरान एक अन्य छात्र ने टाट खींच दिया, जिससे छात्रा का ड्रेस गंदा हो गया। छात्रा ने इसका विरोध किया, लेकिन इसके बाद शिक्षक ने उसे जूते से पीटा। पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने शिक्षा विभाग की छवि को भी प्रभावित किया है और स्थानीय लोग शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मामला स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि स्कूल में छात्रों की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी निगरानी और नियमों की सख्ती कितनी जरूरी है। हम लोग को अंदर ठंड लग रही थी तो हम लोग बाहर बैठ गए। बाहर जमीन गीली थी तो वहाँ पास हम लोग डबल टाट कर बिछा लिए। तो वहाँ मेरे क्लास का एक लड़का था तो टाट खींच लिया, मैं गिर गई, मेरा ड्रेस गंदा हो गया। तो मैं ऐसे बोली तुम्हें टाट मांग लेना चाहिए था ना, तो तुम क्यों खींच लिए, मेरा ड्रेस गंदा हो गया। फिर वो बोला मैं नहीं मांगूंगा। फिर मैं बोले तुम्हें मारूंगी। फिर वो सर के पास गया, सर बोला वो मुझे मार रही है। फिर सर आकर बोले तुम्हारी तुम उन्हें क्यों मार रही हो। फिर वे जूते से मारी। तो सर ने आपको मारा, जूते से मारा? काहे तुम्हारा आपको? जूते से। अभी आप क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि उन्हें शाम तक में गिरफ्तार किया जाए। क्या नाम है टीचर का? श्री ब्रजभूषण प्रसाद तिवारी। कौन सी स्कूल की घटना बेटा? कहाँ? शासकीय हाई स्कूल लोगो कोठार। मेरी बच्ची आकांक्षा साकेत कक्षा 7 में पढ़ती है। वहाँ मेरी बच्ची ने स्कूल परिसर के बाहर जो है तो क्लास लगी थी, वहीं जो है तो टाट जमीन गीली थी तो टाट को डबल करके बिछा लिया था।
तो वहाँ एक लड़का था, उस टाट को खींच लिया तो उसका ड्रेस गंदा हो गया, वो गिर गई नीचे। तो उसने उस लड़के को बोला कि तुम टाट क्यों खींच लिया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।